हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल किशोर चौधरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमें कभी न कभी किसी न किसी वजह से हमें लोन लेने की आवश्यकता महसूस होती है और हम लोन लेते भी हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि लोन लेना क्या फ़ायदेमंद है, लोन हमें कब लेना चाहिए, लोन लेने से हमें कब बचना चाहिए। इन सारी बातों पे मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जब भी कोई लोन की प्लानिंग कर रहे हो, लोन के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो ज़रूर हमारे को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में इनको ज़रूर आप शेयर करें। तो आइए, बगैर हम समय गंवाए हम इस बात पे डिस्कस करें कि लोन लेना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और लोन हमें कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम दो पहलू पे विचार करते हैं। खास करके अगर आप देखिए कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसमें लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं, और अगर आप बिजनेस के लिए लोन नहीं ले रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, पर्सनल पर्पस में लोन आप कैसे ले सकते हैं कि अगर मान लो आपको कभी कोई घर खरीदना हो तो होम लोन की आपको ज़रूरत पड़ती है, घर को रिनोवेशन के लिए आपको रिनोवेशन लोन की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत तरह की जो फाइनेंशियल नीड है जिसको हम पर्सनल लोन की कैटेगरी में कहते हैं, जिसमें कई बार लोग वेडिंग के लिए भी, ट्रैवल के लिए भी और भी कई अपने लग्जरी आइटम वगैरह के लिए भी लोन लेते हैं। तो ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस सारे लोन को मैं नॉन बिजनेस की कैटेगरी में मानता हूँ। तो आप उसको नॉन बिजनेस की कैटेगरी में इनको मान के चलें। और जो दूसरा लोन है कि बिजनेस के लिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में करने के लिए हमें एक फंड्स की ज़रूरत होती है। आप देखते हो कि जब भी आप बिजनेस करते हो तो आप किसी न किसी से कोई सामान या माल आप खरीदते हो, फिर उसी माल को आगे आप बेचते हो। अब इसमें दो चेन आता है कि जब आप माल किसी से खरीदते हो तो जो खरीदार है वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया, और जब आप माल किसी को बेचते हो वो आपका डेटर हो गया। तो जब भी आप माल खरीदते हो तो अगर आप जिनसे भी माल खरीदते हो और आपका बिजनेस में काफ़ी स्टैंडिंग है, काफ़ी सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कई बार आपको क्रेडिटर आपको क्रेडिट दे देता है कि आप माल आज तो खरीद लीजिए, आप 10 दिन में, 15 दिन में, महीने दिन में आप हमारे को पेमेंट दे दीजिए। तो अगर कोई सामान आप खरीदते हैं और जिसकी पेमेंट आप इमीडिएट नहीं करते हो तो वो क्रेडिट परचेज मानी जाती है। उसी तरह से जब आप माल किसी को बेचते हो तो कई बार जिनको भी आप माल देते हैं वो इमीडिएट आपको पैसा नहीं देता है, वो कैश सेल नहीं होता है। उसके लिए वो टाइम ले लेता है कि हम आपको 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में, 60 दिन में पैसा देंगे। तो अब जो माल खरीदे और माल को बेचे, इनका जो गैप है, उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए आपको एक फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फंड या तो आप अपने तरफ से वो फंड डालिए जो आपकी कैपिटल के रूप में आवे, या आपके अपने जो अनसिक्योर्ड लोन के मद में ले लें। तो इस तरीके से आप वो बिज़नेस में वो फंड डालते हैं। लेकिन इसकी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। मान लो आपको फंड की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपया और आपके अपने पास फंड सिर्फ 50 लाख ही है, तो क्या हम सिर्फ 50 लाख अपना ही फंड दे करके 50 लाख से बिजनेस करें? एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि भाई 50 लाख हम अपने फंड्स दे दें और 50 लाख हम बोरोइंग ले लें, चाहे वो आपको बैंक से मिल जाए, NBFC से मिल जाए, और कहीं से भी आपको बोरोइंग मिल जाए। वो बोरोइंग डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि कौन आपको लोन दे सकता है, कहाँ से आपको लोन मिल सकता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अभी एक लोन की बात कर रहे हैं।
सोर्स कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, NBFC हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं और भी कोई हो सकते हैं। तो क्या ये लोन लेना चाहिए? क्या हमें 50 लाख की जगह 1 करोड़ से हमारा व्यवसाय शुरू करना चाहिए? और क्या हम अगर ये लोन लेते हैं तो क्या हमें उसका बेनिफिट हमारे को बिजनेस में मिलेगा और कितना मिलेगा? इन सब चीज़ को जब तक आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं करते, प्रॉपर तरीके से उसको कंप्यूट नहीं कर लेते कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, तब तक आप लोन लेने के बारे में ना सोचें। अब दूसरा, जो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आप घर खरीद रहे हैं, आपको पैसे की शॉर्टफॉल हो रही है, तो आप होम लोन ले सकते हैं। और होम लोन का जो EMI है, आप अपनी जो मंथली इनकम है उससे आप कंफर्टेबली पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मंथली इनकम जो भी हो, मंथली इनकम का 50% से ज़्यादा EMI आपका नहीं होना चाहिए। अगर मंथली इनकम का 50% से नीचे EMI आपका है तो आप कंफर्टेबली लोन ले सकते हैं और लोन पे करें। अगर आपकी वो चीज़ें नेसेसिटी है तो ज़रूर लोन ले। अगर आपका घर लोन पे ले रहे हैं और नेसेसिटी है, ज़रूर लोन लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों की एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, ज़रूर आप लीजिए, क्योंकि एजुकेशन का एक टाइमलाइन है। बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में भी उसको अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। कल आप सोचेंगे कि मेरे को पैसा हो जाएगा तो आप बच्चों को उम्र निकल जाएगी, आप उसको लोन लेकर के या अपने ही ओन सोर्स से आप उसको मदद नहीं, तो वहाँ ज़रूर लें। हाँ, लेकिन कई बार ये देखने में आ रहा है कि आज एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि हर आदमी दिखावे के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो अपने दिखावे को पूरा करने के लिए, ट्रैवल के लिए, फालतू चीज़ों के लिए भी पर्सनल लोन उठाया जा रहा है। और वो पर्सनल लोन उठा करके अपनी सारी जो है ऐशो आराम की चीज़ें को पूरा कर रहा है। तो ऐसे लोनों से बचना चाहिए। आपको ये लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आप बिल्कुल ही अवॉइड करें। इससे आपका एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहेगा। आप अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कभी ख़राब ना करें। जैसे कि पीछे आपने देखा कि एक बहुत बड़ी महामारी कोविड के रूप में हम सब ने देखा कि कोविड की ऐसी महामारी आई थी जिसमें सालों तक लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों के इनकम बंद हो गए। और कई लोग जो लोन पे लेकर के गाड़ी लिए हुए थे, किसी ने घर लिया था, सबको EMI पे करने में काफ़ी दिक्कतें हुई और नहीं पे करें, कई आदमी डिफ़ॉल्ट हो गए। तो आप इस तरह के जो इवेंचुअलिटी है उनसे हमेशा अपनी एक सेफगार्ड लेके चले। आप उतना ही लोन ले जितना आप कंफर्टेबली पे कर सकें, क्योंकि अर्निंग भी डिपेंड करता है कि किसी की अर्निंग गारंटेड है, किसी की अर्निंग गारंटेड नहीं है। कई लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो कई बार नौकरी उनका फिक्स नहीं होता है। आज आप नौकरी में हैं, कल आप नहीं रहेंगे। तो जब तक आपका कहीं ना कहीं फिक्स टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तब तक आप इस तरह के लोन से ज़रूर बचें। जब आपको बिल्कुल सर्टेनिटी है कि हमारे को हर महीने इतनी इनकम तो आ जाएगी कि जिससे हम EMI पे कर देंगे, तो बिल्कुल आप EMI आप पे कर सकते हैं, तब आप लोन लें। अब आइए बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आजकल एक जो बहुत बड़ा जो देखा गया है कि कई लोग इधर उधर YouTube चैनल से या दोस्त यार के बीच में कई तरह के चीज़ों को सुनने से कि भाई फलाने ने के पास कोई पूंजी नहीं था, कैपिटल नहीं था, उसने लोन लिया, लोन से बिजनेस में बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो बगैर किसी फैक्ट को वेरीफाई किए हुए किसी की बातों में आकर के लोग कई मल्टीपल सोर्स से लोन ले लेते हैं। और वो लोन लेने के बाद मैंने पर्सनली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैंने कई लोगों के प्रोफाइल को देखा तो मैंने कभी देख के हैरान हो गया कि उनकी मंथली EMI जितनी जाती है उतनी उसकी मंथली इनकम नहीं है। फिर मैंने सोचा कि भाई इतनी EMI ये पे कहाँ करते हैं। और जब मान लो आप इतनी EMI पे कर रहे हो, आपने लोन लिया, तो लोन के बदले में आपने कौन सी ऐसे इनकम जनरेटिंग एसेट्स को आपने क्रिएट किया? आपने कोई इनकम एसेट क्रिएट नहीं किया। तो आपका बिल्कुल मिसमैच है। इसका मतलब है कि आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपकी इनकम कम आ रही है, जो हमेशा वो एक गैप भरता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आप बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देंगे और एक बिल्कुल अपने आप हताश हो जाएंगे कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं रही। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुनहगार आप हैं कि आप झांसे में आकर के या आप अपनी फालतू की शौक़ को पूरा करने के लिए कि भाई मेरे को कहीं से भी लोन ले जाए। कई लोगों की ऐसी मेंटलिटी देखने को मिली कि हर वक्त लोन के लिए उतारू रहते हैं। कहीं से भी आप बोल दीजिए कि मैं लोन दिला दूंगा, लोन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे।
मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोन ले करके उसका यूटिलाइज कहाँ कर रहा है। अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो यूटिलाइजेशन कहाँ है? बिजनेस में भी नहीं है, कहीं नहीं है। वो क्या करते हैं, लोन ले करके अपनी लाइफ स्टाइल पे खर्च कर देते हैं, और लाइफ स्टाइल पे खर्च कर दिया लेकिन उससे कोई इनकम जनरेट नहीं कर पाया, तो कल के डेट में ये डिफ़ॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोन से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर आप यही लोन बिजनेस के लिए ले रहे हैं, अगर आपने मान लीजिए कि अगर आपकी बिजनेस में रिक्वायरमेंट है कि 10 लाख रुपया और होता तो हमारे को और फ़ायदा होता। मान लो आपका बिजनेस का रिटर्न 20% आपको देता है, तो 10 लाख पे 20% अगर आपको रिटर्न दे रहा है तो कितना आपका हो जाएगा? आपका 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपको लगता है कि अगर हमारे पास फंड्स डालते तो हम और इतना कमा सकते। अगर आपको ऐसी स्थिति बनती है आपके बिजनेस के अंदर, तब आप ज़रूर लोन लें, ताकि उस लोन से आप इनकम को जनरेट कर सके, उस लोन से आप एसेट को बिल्ड कर सके। ये लोन हमेशा फ़ायदेमंद होता है। और यही वजह है कि कई सारे लोग जो बगैर सोचे समझे लोन लेते हैं सिर्फ अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए, और जिनका फाइनेंस बिल्कुल अनऑर्गेनाइज रहता है, ऐसे ही लोग आगे चल के डिफ़ॉल्टर बनते हैं, बैंक का भी डिफ़ॉल्टर बनते हैं, और उनकी एक अलग किस्म की धारणा हो जाती है। तो इसलिए लोन लेने वाले, और ख़ास करके ऐसे जिन लोगों को लोन लेने की आदत होती है, वो सिर्फ बैंक से भी लोन नहीं लेते, हर चैनल को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ से भी लोन मिल जाए। तो अगर आपके सर्कल में भी आपके कोई फ्रेंड है, कोई भी है जिसको आप देखते हो कि बार बार कहीं न कहीं से लोन लेने की जुगाड़ में या होड़ में लगे रहते हैं, तो आप उनको लोन देने से ज़रूर बचिए, क्योंकि आपका पैसा वहाँ डिफ़ॉल्ट होना ही होना है। और ऐसे लोगों को भी लोन नहीं मिलना चाहिए। आज हमारे भी बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा लेकुना भी है जिसको देखा जाए। आज लोन जो बैंक से या NBFC से लोन लेने का एक माध्यम है, उनके DSA होते हैं। कई बार DSA अपने कमीशन लेने के जुगाड़ में, जिनकी एलिजिबिलिटी बनती है कि भाई आपको 10 लाख ही लोन मिलेगा, उनके लोन 10 लाख के लिए वो 10 बैंक में 10 लाख की एप्लीकेशंस डाल देते हैं एट द सेम टाइम। अब उनको 10 जगह से अप्रूव हो गया, उनको 10 लाख की जगह 10 बैंक से अप्रूव हो गया, तो 1 करोड़ लोन मिल गया, जबकि उनकी कैपेसिटी सिर्फ 10 लाख लोन की है, और 10 लाख लोन की ही रिपेमेंट की कैपेसिटी है। वो बियॉन्ड कैपेसिटी जाके ओवर बोरिंग 10 लाख की जगह 1 करोड़ कर दिया, और उसी केस में वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो बैंक को भी, RBI को भी ऐसे चीज़ों लेकुना को प्लग करना चाहिए, और ऐसे DSA भी कंट्रोल करना चाहिए जो इस तरह के मैनिपुलेशंस में लगे हुए हैं। ये हमारे बैंकिंग, आज देखें कि हमारा बैंक्स में पीछे कितना NPAs था, इन सब NPA की वजह ही यही थी। बैंक में किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, हम लोगों का हार्ड अर्न मनी है। जब बैंक ख़त्म होता है तो पूरा इकोनॉमी पे असर पड़ता है, क्योंकि बैंक अपनी भरपाई कहाँ करेगा? पूरी की पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। और मैं ऐसे भी लोन लेने वालों को भी, जो भी लोन ले, वो खास करके ये देखें कि क्या लोन हमारी नेसेसिटी है, कि लोन हम एक लग्जरी के लिए या अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ले रहे हैं, या इस इंटेंशन के साथ लोन ले रहे हैं कि हमें कभी किसी को पे ही नहीं करना, लोन आ गया जी खर्च कर दो, पैसा नहीं करना, डिफ़ॉल्टर कर देना। तो अगर ये नियत है तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई होना चाहिए, और उनके लिए एक सख्त कानून भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सर्कुलेट करें, और जिनको भी हमारे इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिली हो तो ज़रूर हमें कमेंट में आके बताइए कि आपको अपनी ज़िंदगी पे किस तरह का असर बना, और क्या आपको हमारे इस टॉपिक से फ़ायदा मिला। तो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।